तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्को मूवी को, जिसे IMDb पर 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। एंड मार्को अब तक इंडिया की सबसे ज्यादा ब्रूटल मूवी है। और अगर हम हाल ही में रिलीज हुई मूवी किल को साइड कर दें तो पूरे इंडिया में ऐसी कोई भी मूवी नहीं है जो कि ब्रूटैलिटी के मामले में इसकी बराबरी कर सके। तो बिना किसी देर के स्टार्टिंग करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है हमें एक पुलिस वाले को दिखाते हुए, जो कि एक आदमी से उसके भाई के खून के बारे में बात कर रहा होता है, जिसमें कि पुलिस वाले की बातों से पता चलता है कि जिस आदमी का खून हुआ है उसका नाम वसीम है और उसे किसी गैंगस्टर ग्रुप के लोगों ने चाकू से बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। और अब तक इस खून के बारे में किसी को भी नहीं पता कि आखिर खूनी कौन है। और अब पुलिस वाले के जाने के बाद हम देखते हैं कि वसीम की फैमिली वाले उसका शोक मना रहे थे। तभी वहाँ पर एक डिफेंडर कार आती है, जिसको आता हुआ एक विक्टर नाम का आदमी सुनता है। और जब वसीम का खून हुआ था तो विक्टर उसके आसपास ही था, लेकिन वो खून होता हुआ देख नहीं पाया था क्योंकि वो अंधा है और इसी वजह से खूनियों ने उसे जिंदा छोड़ दिया। तभी उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है जिसका नाम रसल होता है और वो आदमी इनकी शोक सभा में शरीक होता है और यहाँ पर वो हमदर्दी जताता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है विक्टर के ऊपर, जो कि उस गाड़ी के पास पहुंचता है और उसको छू कर पता करता है कि ये गाड़ी तो वसीम को मारने से पहले वहां पर आई थी। और तभी वो किसी को फोन पर इसके बारे में बताने वाला था। तभी उसे ये सब कुछ करते हुए रसल देख लेता है और उसे अपनी गाड़ी में किडनैप करके अपने ड्रग्स के अड्डे पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर हमें लोगों से पता चलता है कि ये लोग इलीगल काम करते हैं। इन लोगों की 4 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनमें कि रसल और उसके डैड टोनी का ड्रग्स का कारोबार होता है और विक्टर के भाई जॉर्ज का इलीगल गोल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। और 2 ऑर्गेनाइजेशन और होते हैं जिन लोगों का काम होता है इलीगल वेपन्स को मैन्युफैक्चर करके पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का। एंड साथ ही साथ ये लोग किडनैपिंग एंड फिरौती से जुड़ा हुआ काम भी करते हैं। और यहाँ पर ये लोग विक्टर को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि आखिर उसको क्या क्या पता है। और इनको जैसे ही पता चलता है कि विक्टर को पता है कि रसल ने ही वसीम का खून किया है, तो वैसे ही ये लोग विक्टर को एक एसिड के अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होकर पूरी तरीके से पिघल जाती है। और तभी यहाँ पर रसल का पिता टोनी आता है, जो कि उसकी गली हुई बॉडी को एक पॉलिथीन में डलवा कर उसको नदी में फेंक देता है, जो कि कुछ दिनों के बाद मछली पकड़ने वाले मछुआरों को मिल जाती है। वो इसके बारे में पुलिस को बताते हैं और जब पुलिस उसका फोरेंसिक टेस्ट करती है तो उनको पता चलता है कि ये खून तो विक्टर का है, जिसका मतलब ये गली हुई बॉडी विक्टर की है। इसके बारे में पुलिस वाले विक्टर के भाई जॉर्ज को बताते हैं, जिस पर वो बोलता है कि जब उसके भाई मार्को को उसके खून के बारे में पता चलेगा तो वो सभी को हैवानियत के साथ मारेगा। एंड वो कहता है कि वो उनके लिए ऐसी मौत देगा जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। और ये सारी की सारी बातें जॉर्ज के बच्चे सुन रहे होते हैं और उनमें से एक बच्चा कुछ महीने पहले की कहानी यहाँ पर बताता है कि कुछ महीने पहले जॉर्ज के पास एक फोन आया था और सामने जो आदमी बात कर रहा था वो बोल रहा था कि तुम्हारे भाई को मैंने किडनैप कर लिया है और अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो मुझे 2 किलो सोने की ईंट को देना पड़ेगा। जिस पर जॉर्ज भागते हुए अपने भाइयों को देखने जाता है और वो देखता है कि विक्टर तो नीचे आराम से बैठा हुआ है। तो आखिर इन लोगों ने किडनैप किया तो किया किसे? तभी जॉर्ज उस आदमी से बोलता है कि तुमने गलत इंसान को गलती से किडनैप कर लिया है। तुमने जिस आदमी को किडनैप किया है वो विक्टर नहीं है बल्कि उसका बड़ा भाई मार्को है। और ये सुनते ही इस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो भागते हुए अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके आदमियों की कटी फटी लाशें वहां पर पड़ी हुई है और किसी के हाथ कटे हुए हैं तो किसी के पैर और किसी का तो सर धड़ से ही अलग हुआ पड़ा है। और तभी वो सामने की तरफ पिंजरे में मार्को को देखता है, जो कि कुत्तों से फाइट कर रहा था और उन कुत्तों के मुंह को पकड़कर 2 हिस्सों में फाड़ कर उसके अंदर का सारा माल बाहर निकाल देता है। और ये देखकर ये बंदा बहुत ही डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मार्को उसे कहाँ छोड़ने वाला था। ये उसको पकड़ता है और उसको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली जान से मार देता है। एंड इसके बाद हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने भाई विक्टर का फ्यूनरल मनाने वाला था। एंड इसके लिए उसके सारे आदमी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बॉस भी वहां पर फ्यूनरल में आए होते हैं और ये सब चर्च में विक्टर के लिए प्रे कर रहे होते हैं। इतने में वहां पर मार्को आता है और स्पीकर पर बोलता है कि जिसने भी उसके भाई को मारा है वो उसको उतनी बुरी मौत देगा जिसको देखकर सभी लोग कहेंगे कि ऐसी मौत किसी दुश्मन को कभी ना मिले। देन उसके बाद हम देखते हैं मार्को अपने घर पर होता है और उसे अपने भाई की बहुत याद आ रही थी कि कैसे वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता था और कैसे ये दोनों साथ में काफी मजे करते थे। और दूसरी तरफ हम विक्टर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो कि काफी रो रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिनों में उसका बच्चा भी होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही विक्टर की मौत हो गई है। देन उसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं, जो कि सभी बॉसेस के साथ एक मीटिंग बिठाता है ताकि वो सभी से बात करके उनके फील्ड के गैंगस्टर से बात कर सके और हो सकता है शायद किसी गैंगस्टर को विक्टर की मौत के बारे में कुछ पता हो।
तभी इस मीटिंग में मार्को भी आ जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि मार्को को विक्टर के दोस्तों या फिर दुश्मनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस पर टोनी एक चाल चलता है और बोलता है कि मेरे बेटे को उसके दोस्त और दुश्मनों के बारे में सारी चीजें पता है और मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ जो कि विक्टर के खूनियों को जल्दी से जल्दी पकड़ सके और तुम इस ग्रुप के हेड बन सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत ही आसानी होगी और तुम जल्दी से जल्दी विक्टर के खूनियों को पकड़ पाओगे। और ये बात सुनकर मार्को भी हाँ बोल देता है और इन सभी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसको यहाँ पर नहीं पता था कि जिन लोगों के साथ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वही लोग उसके भाई के खूनी है और इसीलिए जब भी मार्को कोई सुराग निकालता तो किसी न किसी वजह से वो उस सुराग को डिस्ट्रॉय कर देते। और वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि एक के बाद एक गैंगस्टर को मार रहा होता है, लेकिन 100-150 लोगों को मारने के बाद भी उसको विक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता एंड इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। और इधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री के सामने जहाँ पर वसीम का खून हुआ था वहां पर पहुंचे हुए थे और फैक्ट्री के लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके बाहर लगे कैमरे का फुटेज मांगते हैं, लेकिन ये लोग पुलिस वालों को फुटेज देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और बोलते हैं अगर किसी को भी अपनी जान प्यारी है तो वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएगा और तुम लोग पुलिस वाले हो इसीलिए हम तुम्हें जिंदा जाने दे रहे हैं। और अब पुलिस वाले यहाँ से निकल जाते हैं और मार्को को सारी चीजों के बारे में बताते हैं और ये सारी बातें सुनने के बाद मार्को बहुत ही स्पीड में वहां पर पहुंचता है, वहां के हेड से इसके बारे में बातचीत करता है। लेकिन ये फैक्ट्री एक फाइट क्लब था और इसके अंदर करीब 100 से भी ज्यादा फाइटर्स खड़े हुए थे एंड इसीलिए वो घमंड में बोलता है कि तू या तेरा बाप भी यहाँ पर आ जाए तो भी मैं फुटेज नहीं दूंगा और अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फूट ले। देन फिर क्या था, मार्को और उन फाइटर्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइनली मार्को यहाँ पर सभी को एक एक करके मार देता है। अब यहाँ के हेड के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो बोलता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए थे जो कि फुटेज को लेकर चले गए हैं और हमें ढेर सारे पैसे भी दे गए ताकि यहाँ पर फुटेज के लिए आने वाले लोगों को हम जान से मार सकें। और इधर हम टोनी को देखते हैं जो कि जॉर्ज को वीक करने के लिए इंडियन नेवी को उसके बारे में बताता है कि उसका करीब 120 किलो सोना कहीं पर आ रहा है और ये बोलकर वो उसके सोने को पकड़वा देता है। और इधर जॉर्ज को इतने ज्यादा पैसों का नुकसान होता है तो वो पूरे तरीके से टूट जाता है, लेकिन टॉनी उसे अपने घर बुलाकर उसको दिलासा देता है ताकि उससे उसका बॉन्ड काफी मजबूत हो जाए। तभी यहाँ पर टॉनी का दूसरा बेटा काफी कॉन्फिडेंस में विक्टर के बारे में उसको कुछ अजीब सी चीजें बता देता है जो कि किसी को भी नहीं पता थी, जिसके बाद जॉर्ज अपने घर के लिए वहां से निकलता है। लेकिन ये लोग भी इसके साथ आ जाते हैं ये बोलकर कि हमें थोड़े आगे तक जाना है और तुम मुझे वहां तक छोड़ सकते हो। और जैसे ही ये कुछ आगे तक पहुंचते हैं वैसे ही टोनी का दूसरा बेटा उसके पेट में चाकू घुसा देता है, एक के बाद एक करीब 20 से 25 बार उसके पेट में चाकू मारता है ताकि वो मर सके। लेकिन जॉर्ज उसे अपनी गाड़ी से उतार कर अपनी गाड़ी को लेकर तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भागता है एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो अभी भी बेहोश था। लेकिन अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम एक बंदे को पुलिस वाले से मिलता हुआ देखते हैं एंड वो बंदा उनसे कहता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और जहाँ पर भी इलीगल काम होते हैं वहीं पर मैं गाड़ियों में कैमरा लगाकर उन्हें पार कर देता हूँ, जिससे कि मैं सारे इलीगल काम करने वाले लोगों के बारे में सारी चीजें पता कर सकूं। और इसी बीच वो अपनी गाड़ी को एक फाइटिंग क्लब के बाहर भी पार्क किया था एंड उसके कैमरे में वसीम के खूनियों की वीडियो भी बन चुकी थी और वहां पर सभी लोगों का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये सुनकर पुलिस वाला कमिश्नर के पास पहुंचता है और उसको सारी चीजें इसके बारे में बताता है और उसको फाइल के साथ एक पेन ड्राइव भी देता है जिसके अंदर ये वीडियो थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जब पुलिस वाला अपने घर पर था तो कोई उसको वहां पर जान से मार देता है और अगली सुबह होते ही यूट्यूबर को भी किडनैप कर लिया जाता है एंड उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के बाद उसी भी जान से मार दिया जाता है। और अब हम कुछ घंटों के बाद जॉर्ज को देखते हैं जिसे होश आ चुका था। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है और उसको एक पेन ड्राइव देता है और बोलता है कि उसको एक पुलिस वाले ने दिया था और बोला था कि अगर किसी भी वजह से उसकी मौत हो जाती है तो ये पेन ड्राइव आपको दे दे। देन उसके बाद जॉर्ज जैसे उस वीडियो को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि टोनी और उसका बेटा ही यहाँ पर खूनी है और उन्होंने वसीम और विक्टर दोनों को जान से मारा है। एंड दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है मार्को की तरफ जो कि टोनी की बड़े बड़े रसल के साथ कहीं पर जा रहा होता है और उसके पीछे गाड़ियों में रसल के करीब 60 से 70 लोग भी मौजूद थे। तभी मार्को को जॉर्ज का कॉल आता है क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, इसीलिए वो उसे स्पीकर पर डाल देता है और जैसे ही वो रसल और टोनी के बारे में उसको बताता है वैसे ही उस पर सारे के सारे गुंडे हमला कर देते हैं एंड उसके हाथों को बांध कर वहीं पर उतार लेते हैं। यहाँ पर रसल उसको अपना सारा प्लान बताता है और विक्टर को जिस तरीके से जलाया गया था उसकी पूरी वीडियो भी दिखाता है। देन उसके बाद ये लोग मार्को को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसको काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके मार्को के चेहरे पर खौफ का नामो निशान भी नहीं था। और यहाँ पर मार्को का एक करीबी दोस्त भी होता है एंड उसके बाद वो लोग एक चैनसो को मंगवाते हैं और उसी के सामने उसके दोस्त का एक हाथ काट देते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं और उसको काफी टॉर्चर भी करते हैं ताकि उसे देखकर मार्को के चेहरे पर खौफ आ जाए। और इस पर तभी मार्को अपने मुंह से एक ही बार पर अटैक करके उसके कान को उखाड़ देता है और अपने मुंह से ही लोगों पर अटैक कर उनको बहुत ही बुरी तरीके से
उसे मारने लगता है। देन इसी बीच वो अपने हाथों को भी खोल लेता है और चैनसू लेकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो सभी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उनको बहुत ही बुरी हालत कर देता है। अब वो जैसे ही रसल को मारने वाला होता है वैसे ही रसल उसको बोलता है कि विक्टर की गर्लफ्रेंड उसके कब्जे में है और अगर उसको यहाँ पर कुछ भी हुआ तो वो उसको जान से मरवा देगा। एंड इसके बाद ना चाहते हुए भी मार्को को उसे छोड़ना पड़ता है और किसी तरीके से विक्टर की गर्लफ्रेंड के बारे में सारी चीजें पता कर लेता है कि आखिर वो कहाँ पर है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके सामने करीब 150 लोग थे जिन पर वो हमला करके सभी को बहुत ही ब्रूटली जान से मार देता है। लेकिन जब वो उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो लड़की नहीं है। तभी यहाँ पर टोनी आकर बोलता है कि मुझे उस लड़की के बदले करीब 300 किलो सोना चाहिए, नहीं तो अगले 48 घंटे में हम उसको जान से मार देंगे। अब यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हम मार्को को देखते हैं जो कि टोनी के छोटे बेटे को किडनैप कर लेता है और उसको एक कंटेनर में बंद करके उसके अंदर गैस छोड़ देता है, जिससे कि दम घुटने की वजह से वो काफी तड़पता है और काफी ज्यादा चिल्लाता भी है। तभी उस कंटेनर में ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं, जिससे कि मार्को को थोड़ा सुकून मिलता है और वो राहत की सांस लेता है। इसके बाद वो अपनी डील को पूरा करने के लिए रसल के पास पहुंचता है और उसे एक सूटकेस देता है। जैसे ही वो सूटकेस को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर उसके बाप का कटा हुआ हाथ था, जिस पर मार्को उसे बोलता है कि अब से एक नई डील, उस लड़की के बदले तेरे बाप का एड्रेस। और अब वो उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है और हम रसल को देखते हैं जो कि उस एड्रेस पर पहुंचता है जहां पर टोनी का एक हाथ कटा हुआ था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था और वो बहुत ही डेंजर ट्रैप के अंदर फंसा हुआ था। उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एसिड का जार था और उसके सामने एक मशीन गन भी पड़ी थी और अगर इसको बचाने में कोई भी गलती हुई तो वो यहाँ पर जान से मारा जाएगा, क्योंकि रसल यहाँ पर एक केमिस्ट है, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से सभी ट्रैप को फेल करता है। एंड फाइनली वो अपने बाप को उस ट्रैप से बचा लेता है। लेकिन जैसे ही उसका बाप कुर्सी से ऊपर उठता है वैसे ही यहाँ पर कुछ आवाजें आती हैं और ये लोग जब कुर्सी के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर एक बॉम्ब लगा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागते हैं। लेकिन टोनी यहाँ से नहीं भाग पाता है क्योंकि वो एक चेयर से बंधा हुआ था। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। एंड इसके बाद हम रसल को एक आदमी के पास जाते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इस आदमी का नाम नहीं बताया जाता, इसलिए हम इसको एक्स कह के बुलाएंगे। देन उसके बाद हमें एक्स और रसल की बातों से पता चलता है कि एक्स भी टोनी का ही बेटा है, जिसको टोनी ने गोद लिया था। और मैं यहाँ पर आप सभी के लिए एक बात और बता देती हूँ, जब इस आदमी को दिखाया जाता है तब ये आदमी किसी आदमी के टुकड़े कर रहा था, मतलब एक्स किसी आदमी को मारकर उसके टुकड़े कर रहा था। उसके बाद इधर हम विक्टर की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसको लीवर पेन होने लगता है, लेकिन इस समय बाहर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इसलिए जॉर्ज डॉक्टर को अपने घर पर ही बुलाता है ताकि वो उसकी डिलीवरी करवा सके। लेकिन जैसे ही उसकी डिलीवरी चालू होती है वैसे ही यहाँ पर लाइट कट हो जाती है और घर के अंदर काफी सारे लोग बंदूक लेकर आने लगते हैं, लेकिन मार्को और जॉर्ज इन लोगों को मार देते हैं। तभी हम बाहर देखते हैं कि एक्स और रसल एक साथ खड़े हुए थे और इन लोगों के साथ करीब 50 से 100 लोग भी थे और इनके हाथों में मशीन गन थी। एंड वो गन से घर के ऊपर फायर कर देते हैं और उसके अंदर काफी सारे ग्रेनेड भी फेंक देते हैं, जिससे कि पूरा घर तितर बितर हो जाता है। और इसके बाद ये सभी घर के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर मार्को और जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। एंड जॉर्ज की फैमिली में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि बच्चों तक को वो लोग नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ फैमिली के हर एक मेंबर को मार डालते हैं। उन्हें इस तरीके से मारा कि अगर आप वो सीन देख लोगे तो जरूर ही उल्टी कर जाओगे। वो एक को सिलेंडर से सर क्रश करता है तो एक को फांसी लगा देता है, वहीं एक की बॉडी के टुकड़े कर कर काफी खुश हो रहा होता है, जिस पर उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन वो उसका मुंह पकड़कर फाड़ देता है और उसके मुंह पर एक बड़ा सा स्माइली बना देता है। सभी लोगों को मारने के बाद वो मार्को को यहाँ पर जिंदा छोड़ देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिस पर एक्स बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि जब कोई अपना मरता है तो कैसा महसूस होता है। जिस पर एक्स को विक्टर की गर्लफ्रेंड की आवाज आती है और वो उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो डॉक्टर उस लड़की को जान से मार देता है और उसके पैदा हुए बच्चे को लेकर जाता है ताकि वो उसको एसिड में जला सके। और अब कुछ देर बाद यहाँ पर मार्को उड़ता है और अपने घावों को सलकर सूट पहनकर उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और यहाँ पर भी कई सारे लोग थे, जिसमें कि वो मशीन गन से सभी लोगों को भून देता है, इससे कि यहाँ पर पूरी जगह आग लग चुकी थी। और अब एक्स रसल और मार्को के बीच में फाइट होती है, जिसमें कि मार्को रसल के हाथों को फाड़ देता है और उसे बेरहमी से जान से मार देता है। लेकिन तभी एक्स विक्टर के बेटे को एसिड में फेंकने वाला था, पर वो उसका सर काटकर उसी को एसिड के अंदर फेंक देता है। एंड फाइनली वो अपने भाई के बेटे को बचा लेता है और इन सभी को इतनी बुरी तरीके से मारने के बाद भी वो यहाँ पर रुकता नहीं है, सभी की बॉडीज के टुकड़े कर करके उनको एसिड में चलाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।